हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू एनआईटीएन साइंस क्लासेस। आज इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को आयनन ऊर्जा आयनाइजेशन एनर्जी का सेकेंड पार्ट लेकर के आया हूं, जिसमें आपको मैं बताया था कि न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार से किसी भी आवर्त सारणी में अगर आवर्त में जाते हैं तो उसका जो मतलब पीरियड होगा, मतलब कहने का मतलब डिक्रीजिंग होगा कि इंक्रीजिंग होगा आयनाइजेशन एनर्जी का, या किसी वर्ग में जाते हैं ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी का मान घटते क्रम में लिखेंगे या बढ़ते क्रम में लिखेंगे, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में हम बताए थे, थोड़ा सा बता देते इस वीडियो में भी कि अगर किसी भी तत्व से अगर हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उस तत्व को जितना ऊर्जा देना पड़ेगा वही तो क्या होता है, आयनन ऊर्जा होता है। ठीक है, तो इसमें अगर एक तत्व को निकाले थे तो ये क्या बन गया था, जैसे इसमें से m परमाणु में से एक तत्व निकालें तो ये m प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इसको हम लोग मान लिए थे IE1। इसी तरीके से इस तत्व से निकाले जो m प्लस बना, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो M2 प्लस बना, एक इलेक्ट्रॉन ये, तो ये बन गया IE2। इसी तरीके से इससे एक निकाले थे इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये क्या बन गया M3 प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर, ये बन गया था I3। हम बताए थे कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकलते जाएगा किसी भी परमाणु से वैसे वैसे आयनन ऊर्जा का वैल्यू क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो ये आपको बता दिए थे कि IE3 बड़ा होगा IE2 से, फिर IE1, ये आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये इसका क्रम होता है। अब हम आपको बताए थे कि किन किन बातों पे निर्भर करता है, आपको बताए थे कि किन किन बातों पे आयनन ऊर्जा निर्भर करता है। तो पहला बात आप लोगों को बताए थे हम कि पहला जो बात है वो है एटॉमिक साइज। पहला आप लोगों को बताए थे कि क्या होता है एटॉमिक साइज, मतलब परमाणुवीय आकार। तो हम बताए थे अगर किसी भी परमाणु का आकार बढ़ते जाएगा तो उन दोनों के बीच में आकर्षण बल, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल घटेगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। तो आपको बताए थे कि आयनन ऊर्जा जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है एटॉमिक साइज का। ठीक है, मतलब परमाणुवीय आकार का। पहला पॉइंट ये बताए थे। दूसरा पॉइंट ये बताए थे आपको नाभिकीय प्रभाव, मतलब ये बताए थे आपको न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज में आपको क्या बताए थे हम कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज Z का वैल्यू बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसका आकार छोटा होते चला जाएगा। आपको बताए थे कि किसी भी आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ता है, और प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आकर्षण बल बढ़ता है। तो आकर्षण बल बढ़ने से क्या होगा कि उसका आकार छोटा हो जाता है। आकार छोटा, जितना ज़्यादा छोटा आकार उतना ज़्यादा आयनन ऊर्जा। तो आपको बताए थे कि न्यूक्लियर चार्ज जो होगा समानुपाती होगा वो किसका, आयनन ऊर्जा का, मतलब आयनन ऊर्जा जो होगा समानुपाती होगा ये न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, Z, मतलब प्रोटॉन की संख्या। तीसरा बात आपको बताए थे हम, तीसरा बात बताए थे आपको याद होगा। तीसरा बात था ये, तीसरा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको क्या बताए थे कि हाफ फील्ड और फील्ड में निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड में क्या होता है, हाफ फील्ड का मतलब हुआ कि आधा भरा हुआ P3, D3 और F3, इससे निकालना बहुत कठिन काम होगा। फुल फील्ड का मतलब हम बताए थे P6, D6 और F14, F7 यहाँ पे F14, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। उसके बाद आपको बताए थे चौथा पेनिट्रेशन पावर। तो आपको बताए थे पेनिट्रेशन पावर में कि S का ज़्यादा होता है, उसके बाद P का, उसके बाद D का, उसके बाद F का। तो सबसे पहले ये दोनों थ्योरी देखना है। ये दोनों थ्योरी अगर फेल हो जाएगा तो इस पे जाना है।
ये फेल हो गया तो लास्ट में पेनिट्रेशन पावर देखना। तो ये 4 प्रकार का चीज़ आपको मैं बता चुका हूँ। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इसके बारे में अच्छी तरीके से जानना है आपको, तो आपको इसका पहला पार्ट बन चुका है। आप उसकी माध्यम से आप उसको सपोर्ट लेकर के ये वीडियो देखें तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। आपको हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, देख सकते हैं उसको। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वर्ग फर्स्ट का। तो वर्ग फर्स्ट में क्या होता है कि जब वर्ग फर्स्ट में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो वर्ग फर्स्ट हम लिख देते हैं क्या क्या होता है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। तो वर्ग फर्स्ट के अंतर्गत हम बताए थे कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, इस परमाणु का आकार क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। सब वीडियो में बता चुके हैं, इसका रेडियस के बारे में बता चुके हैं कि परमाणु रेडियस मतलब एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, उसके बारे में बता चुके हैं। जो स्टूडेंट न्यू जुट रहे हैं, जो नहीं समझ रहे हैं, उसको इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो जब वर्ग फर्स्ट में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणुवीय आकार क्या होता है, परमाणुवीय आकार बढ़ता है। मतलब एटॉमिक साइज क्या होता है, परमाणुवीय आकार को इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, तो जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज बढ़ेगा उतना आयनिक ऊर्जा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान काम हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, मतलब दूरी बढ़ गया, मतलब कि दोनों के बीच में आकर्षण बल क्या हो जाएगा, मतलब कम जाएगा। और आकर्षण बल कम हो जाएगा तो हमको इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो अगर परमाणुवीय आकार बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा क्या होगा, घटेगा। तो ऊपर से नीचे जब आते हैं तो सबसे ज़्यादा आयनन ऊर्जा किसका, लिथियम का, उसके बाद सोडियम का, उसके बाद पोटासियम का, उसके बाद रुबिडियम का, उसके बाद सीजियम का, और उसके बाद फ्रेंसियम का। ये वर्ग फर्स्ट का है। वर्ग सेकेंड का बात कर लेते हैं। तो वर्ग सेकेंड में क्या होता है, वर्ग सेकेंड का बात कर लेते हैं। बेरिलियम, बेरिलियम, तो ये होता है वर्ग सेकेंड का तत्व है। तो वर्ग सेकेंड के तत्व में भी जब ऊपर से नीचे आते हैं तो कोषों की संख्या मतलब सेल की संख्या क्या होता है, बढ़ता है। तो सेल की संख्या बढ़ने का मतलब हुआ कि परमाणुवीय आकार क्या होगा, परमाणुवीय आकार बढ़ेगा। परमाणुवीय आकार बढ़ेगा तो इसका अगर बात करेंगे कि आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा तो आयनन ऊर्जा क्या होगा, घटेगा। तो इसका जो क्रम था यही क्रम इसका भी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किसका, बेरिलियम का, उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसी तरीके से क्या होगा, जाएगा। तो ये वर्ग फर्स्ट का, ये वर्ग सेकेंड का। इसी तरीके से इसी तरीके से 13 का सेम चीज़ होता है। 13 और 14 में थोड़ा एक्सेप्शन है, हम उसको बताएंगे। अब बात करते हैं आवर्त का। आवर्त में क्या होता है, तो फर्स्ट आवर्त का बात करते हैं, मतलब पीरियड, मतलब इसको बोलते हैं इंग्लिश में पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड का बात करते हैं P1। फर्स्ट पीरियड में क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो हीलियम तो ऐसे भी क्या है, इनर्ट गैस है, मतलब अक्रिय गैस। इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल काम है। तो इसका आयनन ऊर्जा ऐसे भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा इससे। चाहे इस प्रकार सोच सकते हैं, जब भी किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं जाते हैं तो बाएं से दाएं जाने में आकार क्या होता है, छोटा होता है। तो हीलियम का आकार छोटा, इसका आकार बड़ा, और जिसका आकार छोटा उसका आयनन ऊर्जा ज़्यादा। ठीक है। दूसरा जब P2 का बात करते हैं तो P2 में क्या होगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है। तो आपको पता है कि जब हम किसी भी आवर्त में
बाएं से दाएं जाते मतलब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, आकार क्या होता है, आकार छोटा होता है, आकार घटते जाता है। और आकार घटेगा तो आयनन ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन काम हो जाएगा। तो अगर बात करें तो अगर बात करें कि आकार का बात करें तो सबसे बड़ा आकार किसका माना जाएगा, अगर इसका बात करेंगे, अभी नियॉन का भी छोड़ दिया जाए, नियॉन थोड़ा एक्सेप्शन बनता है, ठीक है। तो इसका अगर बात करते हैं, फ्लोरीन तक ही बात करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा आकार किसका, सबसे बड़ा आकार लिथियम का, उसके बाद बेरिलियम का, उसके बाद बोरोन का, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। ये इसका आकार हो गया। आकार क्या होता है, घटते जाता है। लेकिन इसमें ये रॉन्ग है, ये सही नहीं है, ठीक है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेकर के देखते हैं। लिथियम का बात करते हैं तो 1s2 2s1, बेरिलियम का बात करते हैं तो 1s2 2s2, बोरोन का बात करते हैं तो 1s2 2s2 2p1, कार्बन का बात करते हैं तो 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन का बात करते हैं तो 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का बात करते हैं तो 1s2 2s2 2p5, फ्लोरीन का बात करते हैं तो 1s2 2s2 2p3 2p4, ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p5। तो ये इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेरिलियम में फुल फील्ड है, एस और वाइटर पूरा फुल फील्ड है। और बात करते हैं लिथियम का, तो नहीं, इसका फुल फील्ड। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन हाफ फील्ड, पी में हाफ फील्ड भरा हुआ है। तो आपको बोले थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको बता चुके हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो फुल फील्ड या हाफ फील्ड रहता है उसका आयनन ऊर्जा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा होगा केवल बगल वाले तत्व से। तो इसका आयनन ऊर्जा का जो क्रम लिखा जाए तो यहाँ पे बेरिलियम जो हो जाएगा, लिथियम, यहाँ पे बेरिलियम बोरोन से, मतलब बेरिलियम का जो आयनन ऊर्जा होगा, बेरिलियम का भी आयनन ऊर्जा कितना है, मतलब सेकेंड पोजीशन पे है। बेरिलियम का जो आयनन ऊर्जा है वो सेकेंड पोजीशन पे है। यहाँ बेरिलियम का जो आयनन ऊर्जा सबसे छोटा कौन, लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरोन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये होना चाहिए। लेकिन ये तो क्या गलत है। तो होना तो चाहिए था बेरिलियम को, क्या बेरिलियम में ये फुल फील्ड है, तो फुल फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही टफ काम है। सॉरी, ये तो क्रम आपको बताए थे आकार का, मतलब क्या, ये साइज का क्रम बताए थे। तो साइज सबसे बड़ा किसका, लिथियम का। तो मतलब क्या, साइज, ये क्रम जो है ये किसका क्रम है, साइज का क्रम है, ठीक है। तो साइज ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो साइज का क्रम है तो साइज ये घट रहा है, तो आयनन ऊर्जा उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो क्रम अगर लिखा जाए तो सबसे बड़ा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद बोरोन, उसके बाद बेरिलियम और उसके बाद लिथियम। ये आयनन ऊर्जा का है, मतलब क्रम होना तो चाहिए था, ये होना चाहिए था आयनन ऊर्जा, ये मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ये होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के चलते, जैसे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, हाफ फील्ड है, मतलब पी में पी जो भरा हुआ है हाफ फील्ड, मतलब आधा भरा हुआ है। तो आधा भरा हुआ का मतलब हुआ कि इसका आयनन ऊर्जा ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होगा ये बगल वाले तत्व से। तो इसका जो होगा, फ्लोरीन के पहले आ जाएगा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन। अब बात करते हैं, ये क्या है, फुल फील्ड है, इसमें मतलब पूरा भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन। तो इसका आयनन ऊर्जा बाजू वाले से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मतलब बोरोन का कम हो जाएगा, बेरिलियम का उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये है इसका आयनन ऊर्जा का क्रम, ठीक है। ये हो गया सही। तो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं इसको। जब P2 आवर्त सेकेंड का बात कर रहे हैं तो आवर्त सेकेंड में क्या था कि ये साइज का क्रम तो ये था, साइज का क्रम मतलब आकार का क्रम ये था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम बताए थे कि आकार बढ़ेगा तो उसका आयनन ऊर्जा क्या होता है, घटता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है, कठिन काम होते चला जाता है। तो ये था इसका साइज का। तो सबसे बड़ा इसमें आकार किसका था, लिथियम का।
तो सबसे कम आयनन ऊर्जा किसका, लिथियम का। तो ये होना चाहिए था किसका, आयनन ऊर्जा का क्रम, लेकिन ये ना होकर के कुछ अपवाद है। अपवाद क्या है, बेरिलियम और नाइट्रोजन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया तो बेरिलियम का देखा गया कि एस ब्लॉक के तत्व में फुल फील्ड ऑर्बिटर मतलब पूरा भरा हुआ है, और नाइट्रोजन जो है हाफ फील्ड ऑर्बिटर है। तो इसमें से क्या होगा कि इसका आयनन ऊर्जा ज़्यादा होगा किससे, बगल वाले तत्व से, और इसका आयनन ऊर्जा ज़्यादा होगा किससे, बगल वाले तत्व से। तो इसका होना तो चाहिए ऑक्सीजन का ज़्यादा, लेकिन ये हाफ फील्ड होने के कारण ये ऑक्सीजन से इसका आयनन ऊर्जा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आधा भरा हुआ जो होता है इलेक्ट्रॉन परमाणु वो ज़्यादा अस्थायी होता है, अस्थायी रूप में पाया जाता है। तो इसलिए नाइट्रोजन का ज़्यादा हो गया ऑक्सीजन का, और बेरिलियम का ज़्यादा हो गया बोरोन का। तो ये आयनन ऊर्जा का क्रम है। अब बात करते हैं इसी तरीके से हम बात करते हैं आवर्त थर्ड का। तो आवर्त थर्ड में क्या क्या आता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ठीक है, ये आता है आवर्त थर्ड के अंतर्गत। ठीक है, तो आवर्त थर्ड के अंतर्गत पहले आकार बताते हैं। तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। तो 1s2, 2s2 और 2p6, 3s1, इसका 3s1, इसका 3s2। ठीक है, इसका एल्युमिनियम का 13 होता है, तो 13 का लिखेंगे। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1, मतलब ये 3s2, 3p1, और इसका 3s2, 3p2, इसका 3s2, 3p3, इसका 3s2, 3p4, इसका 3s2, 3p5, इसका 3s2 और 3p6। हमको केवल और केवल अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन का चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार क्या होता है, छोटा होता है। तो सबसे बड़ा आकार का क्रम लिखा जाए तो होना तो चाहिए सोडियम का आकार, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। आर्गन तो आर्गन होता है क्या, अक्रिय गैस। तो इसमें कौन सा त्रिज्या काम करता है, वंडर वाल त्रिज्या, इसलिए आर्गन का क्या होता है सबसे ज़्यादा, हम बता चुके हैं क्लास में। ठीक है, मतलब वीडियो में बता चुके हैं। तो ये होता है आकार का क्रम। आकार क्या हुआ कि किसी भी आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते तो आकार क्या है, घटते हुए आ रहा है। अब बात करते हैं, ये तो आकार का क्रम हो गया। तो अब जैसे जैसे आकार घट रहा है वैसे वैसे आयनन ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा, स्वाभाविक है। तो सबसे ज़्यादा आयनन ऊर्जा किसका होगा, क्लोरीन का, उसके बाद सबसे ज़्यादा होगा क्लोरीन का, उसके बाद सल्फर का, उसके बाद फास्फोरस का, उसके बाद सिलिकॉन का, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम। अभी हम आर्गन का बात नहीं करेंगे, अक्रिय गैस का बात नहीं करेंगे, क्योंकि अक्रिय गैस बहुत ज़्यादा अस्थायी होता है। ठीक है, उसका अगर आयनन ऊर्जा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आयनन ऊर्जा सब में होगा। ठीक है, इसलिए हम अक्रिय गैस का भी बात नहीं करेंगे। तो ये हुआ किसका कर्म हुआ, ये हुआ आयनन ऊर्जा का कर्म। ठीक है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा जाए तो मैग्नीशियम जो होता है फुल फिल्ड होता है, मतलब एस में पूरी तरीके से इसका इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। और यहाँ देखा जाए तो फास्फोरस पी में आधा भरा हुआ है, P3। तो इसका जो क्रम होगा फास्फोरस का वो एक ज़्यादा हो जाएगा, मतलब एक से क्या हो जाएगा, टप जाएगा। तो क्लोरीन के बाद क्या आएगा, फास्फोरस, उससे छोटा हो जाएगा सल्फर, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद सोडियम। ऐसा क्यों हुआ कि इसमें अगर आयनन एनर्जी का क्रम देखा जाए तो सल्फर ज़्यादा है फास्फोरस से, लेकिन फास्फोरस जो यहाँ पे क्या है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, मतलब आधा भरा हुआ ऑर्बिटल है। तो आधा भरा हुआ ऑर्बिटल क्या होता है, बहुत ज़्यादा अस्थायी रूप में पाया जाता है, इसलिए पी का ज़्यादा हो गया किससे, एस से। और एल्युमिनियम का ज़्यादा हो गया किससे,
मैग्नीशियम का ज़्यादा हो गया किससे? एल्युमिनियम से। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी का क्रम है जो कि सही है, ये क्या हो गया? गलत। ठीक है, तो ये सब अपवाद को आपको याद रखना पड़ेगा कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड मतलब आधा भरा हुआ तत्व और पूरा भरा हुआ तत्व दोनों क्या होता है? अस्थायी होता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं ये तो था ग्रुप का। इसी तरीके से ग्रुप फर्स्ट हो चुका है, ग्रुप सेकेंड हो चुका है। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो एक्सेप्शन है। ग्रुप नंबर 13 जो है अपवाद है, एक्सेप्शन मतलब अपवाद है ये। ठीक है, इसका ट्रिक है याद करने का 15321 15321 153 21। ग्रुप सबसे पहले तो बात करते हैं कि वर्ग 13 में कौन कौन से तत्व आता है। तो वर्ग 13 में क्या क्या आता है? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, ये आता है इसका बाल, गंगाधर, इंडियन, तिलक। ठीक है, तो बात तो होना तो चाहिए, अपवाद होने के कारण इसका थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, क्या अलग होता है हम बताते हैं। अपवाद होने के कारण ये थोड़ा अलग हो जाता है। एक सेकेंड 15324 15324। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या हुआ इसमें। इसको ग्राफ से देखा गया। इसको ग्राफ से क्या देखा गया कि एक तरफ लिया गया है, एक तरफ आयनन ऊर्जा, ठीक है, और एक तरफ लिया गया है एटॉमिक रेडियस। दोनों का जब ग्राफ बनाया गया तो ग्राफ में कुछ इस प्रकार पाया गया है। यहाँ पे एल्युमिनियम, सेकेंड जगह पे क्या आ गया? सेकेंड पे आ गया 5वां नंबर थैलियम। उसके बाद 1533 पे क्या आ गया है? मतलब 1533 पे क्या है? गैलियम, मतलब यहाँ गैलियम का जगह दिया गया है। उसके बाद टू कौन है? एल्युमिनियम, यहाँ पे एल्युमिनियम को जगह दिया गया। और 4 इंडियम को ये जगह दिया गया। ठीक है, बात करते हैं तो क्या होता है, पहले समझते हैं थोड़ा सा कि इसमें आखिरकार ऐसा क्या चीज़ हो गया है कि 15321 बन गया। तो इसको याद करने का तरीका है 15321। ठीक है, होता क्या है कि जब दोनों का ग्राफ बनाया गया तो देखा गया कि थैलियम का आयनन ऊर्जा और सभी तत्वों से आगे निकल गया है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे थैलियम का जो अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर होता है 81। तो 81 एटॉमिक नंबर का मतलब हुआ कि ये जो है एफ ब्लॉक के कक्षक को पार करके आया है। और एफ ब्लॉक के कक्षक में क्या होता है? शिल्डिंग इफेक्ट लगता है। तो शिल्डिंग इफेक्ट के कारण उसका आकार क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। और उसका आकार छोटा होने के कारण उसका आयनन ऊर्जा क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इसका ये ट्रिक है 15321। इसको ग्राफ से इस प्रकार बनाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं एक छोटा सा एक्सेप्शन और है G14 का। मतलब वर्ग नंबर 14। तो वर्ग 14 में क्या क्या है? वर्ग 14 का तत्व जो है ये वर्ग 14 का तत्व है।
अब क्या हुआ समझिए थोड़ा सा, कि जब वर्ग 14 के तत्व में क्या हुआ कि जब हम ऊपर से कोई भी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, कोई भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, तो आकार क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ता है और आयनन ऊर्जा क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो इसका आयनन ऊर्जा का कर्म लिखा जाए तो आकार का सबसे पहले कर्म लिख लेते हैं। तो सबसे बड़ा आकार किसका, पीवी का, उसके बाद एसएन का, उसके बाद जीई का, उसके बाद एसआई का और उसके बाद कार्बन का। ये किसका कर्म है, आकार मतलब साइज, परमाणुीय आकार। ठीक, एटॉमिक साइज, परमाणुीय आकार। अगर आयनन ऊर्जा का बात करें तो सबसे ज़्यादा कार्बन का, उसके बाद सिलिकॉन का, उसके बाद गैलियम का, उसके बाद टिन का और उसके बाद पीवी का होना चाहिए। ये किसका कर्म है, होना तो चाहिए था ये। सबसे कम किसका होना चाहिए, सबसे इस आवर्त में मतलब इस वर्ग में सबसे नीचे पीवी है, तो सबसे कम आयनन ऊर्जा किसका होना चाहिए, इसी का होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, ये पीवी के पास शिल्डिंग इफेक्ट हो गया। शिल्डिंग इफेक्ट का मतलब कि ये जो है एफ ब्लॉक के तत्व को पार करके आया है, मतलब एफ ब्लॉक के तत्व इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और एफ ब्लॉक के तत्व में जहाँ इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे शिल्डिंग इफेक्ट आ जाता है, पुअर शिल्डिंग का काम करता है। पुअर शिल्डिंग का मतलब वहाँ का नाभिक, मतलब उस परमाणु का नाभिक उसके इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरह से क्या करेगा, खींचेगा, और खींचने के बाद उसका आकार क्या कर लेगा, छोटा कर लेगा। और छोटा जैसे ही आकार छोटा हो गया, उसका आकार छोटा होने से आयनन ऊर्जा का वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये इसका क्रम है जो होना चाहिए था। लेकिन पीवी का आयनन ऊर्जा एसएन से क्या होता है, बढ़ जाता है। ये इसका क्रम सही है, ये क्या है, गलत है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आवर्त में आपको मैं बताएं कि इस प्रकार से होता है। अब बात ये आता है, थोड़ा सा क्वेश्चन और समझते हैं कि और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आता है। तो अगर बात करें क्वेश्चन का कि आपको कोई तुलना करने दे दिया, ठीक है, कि फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में आयनन ऊर्जा फर्स्ट और आयनन ऊर्जा सेकेंड में तुलना करें। ठीक है, IE1 और IE2 में क्या बोल रहा है, तुलना करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं ऑक्सीजन। ये है ऑक्सीजन का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। इसका परमाणु संख्या कितना होता है ऑक्सीजन का, 8। तो 1s2 2s2 और 2p4। नाइट्रोजन का लिखते हैं, तो नाइट्रोजन का कितना होगा, 1s2 2s2 और 2p3। ठीक है, तो मतलब IE1 आयनन ऊर्जा फर्स्ट। तो आपको भी पता है कि आयनन ऊर्जा फर्स्ट का मतलब हुआ कि ये नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, N+ बन जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। ऑक्सीजन का मतलब हुआ एक इलेक्ट्रॉन बाहर, O+ बन गया, ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर। तो आप समझिए कि ये क्या है, पी कक्षक में हाफ फिल्ड, आधा भरा हुआ। तो आधा भरा हुआ परमाणु जो होता है क्या होता है, ज़्यादा स्थायी पाया जाता है। तो इसका IE1 का बात करेंगे और इसका IE1 का बात करेंगे, तो IE1 किसका ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन का, क्योंकि ये आधा भरा हुआ है। तो IE1 नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा, किससे, IE1 ऑक्सीजन से। अब बोल रहा है कि IE1 में तो कंपेयर हो गया, तुलना हो चुका है, अब तुलना किस में करना है, IE2 में। तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल कर गया, तो ये क्या बन गया, 2p3। मतलब ऑक्सीजन प्लस का मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखा जाए तो 1s2 2s2, एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर चल चुका है, तो ये कितना बन गया, 2p3। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं N+ का। तो नाइट्रोजन का पहले कितना था इलेक्ट्रॉन, 7, एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो कितना बचा, 6 बचा। तो 6 का क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p2। अब इसमें देखिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना टफ काम हो जाएगा, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना हार्ड है, क्योंकि ये अब क्या बन गया, हाफ फील्ड। अब ये बन गया हाफ फील्ड, मतलब आधा भरा हुआ ये बन गया और ये कुछ नहीं है। तो अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना टफ काम है।
तो अगर कंपेयर करेंगे Ie2 में, तो Ie2 ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा किससे? Ie2 नाइट्रोजन से। तो ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है 12th क्लास में या बहुत सारे इंजीनियरिंग एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से करते हैं कि अगर बात करते हैं क्रोमियम और मैग्नीज का, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन ये है कि बोल रहा है क्या, क्रोमियम और मैग्नीज में कंपेयर करके हमको बताएं कि क्रोमियम का ज़्यादा होगा कि मैग्नीज का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो क्रोमियम और ये क्या है, मैग्नीज, दोनों में बोल रहा है Ie1 किसका ज़्यादा होगा, Ie2 किसका ज़्यादा और कम बेसी होगा, ये बोलना मतलब क्या, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो क्रोमियम का अगर लिखते हैं तो क्रोमियम को पता है, क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4s1 और 3d5 होता है, बताए थे। मैग्नीज का देखा जाए तो मैग्नीज का जो होता है 4s2 और 3d5 होता है, ठीक है। तो शुरू में देखा जाए तो दोनों के दोनों हाफ फील्ड है, ये दोनों के दोनों क्या है, आधा भरा हुआ है डी का, और इसमें ये पूरा है, ये क्या है, आधा है, ये पूरा है, ये आधा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्रोमियम का हकीकत में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन एस से मांगा तब बना है, ये होता है 4s2 और 3d4। तो Ie1 इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान काम हो जाएगा और इससे इलेक्ट्रॉन निकालना टफ काम हो जाएगा, क्योंकि एस फुल फील्ड और डी हाफ फील्ड। तो Ie1 का अगर चर्चा करेंगे तो Mn का Ie1 ज़्यादा होगा किससे, क्रोमियम का Ie1 से, ठीक है। अब बात करते हैं Ie2 का। Ie2 में एक क्रोमियम में एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है और मैग्नीज में भी एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन गया, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब S से एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया, तो ये बन गया कितना 4s0 और 3d5। इसमें एक इलेक्ट्रॉन गया तो 4s1 और 3d5। तो ये पूरी तरीके से डी कक्षक में भरा हुआ है, ये पूरी तरीके से डी कक्षक में हाफ फील्ड है और इसमें हाफ फील्ड है और ये भी हाफ फील्ड है। तो इसमें केवल और केवल ये बहुत अस्थायी रूप में पाया जाएगा। तो इसका अगर बात करें तो क्रोमियम का Ie2 ज़्यादा होगा किससे, मैग्नीज का Ie2 से। तो ये अपवाद, ये सब क्वेश्चन है, थोड़ा देखना पड़ेगा। तीसरा कंपेयर बोल रहा है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन प्लस में कंपेयर करने के लिए, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन प्लस में कंपेयर करने के लिए कि Ie1 किसका ज़्यादा होगा, Ie2 किसका ज़्यादा होगा। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन प्लस, तो एक तरफ नाइट्रोजन लिखते हैं, एक तरफ नाइट्रोजन प्लस। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3। इसका लिखते हैं नाइट्रोजन प्लस का, तो नाइट्रोजन प्लस का लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p2, ठीक है। तो आपको पता है कि 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p2, ठीक है। तो आप ये सोचिए, अब इसमें ये कंसेप्ट नहीं लगेगा कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड। अगर एक ही तरह का परमाणु रहेगा और उससे इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो वो कंसेप्ट आपको जो बताए थे Ie3 बड़ा होगा Ie2 से, उसके बाद Ie1 से, वही कंसेप्ट लगेगा। तो इसमें नाइट्रोजन प्लस बड़ा होगा किससे, नाइट्रोजन से, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बाहर जा चुका है। तो इसमें वो कंसेप्ट नहीं लगाना है कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके हाफ फील्ड और फुल फील्ड देखना है। ये एक ही तरह का परमाणु है, इसी नाइट्रोजन से तो एक इलेक्ट्रॉन निकला है, इसी नाइट्रोजन से तो एक इलेक्ट्रॉन निकल के नाइट्रोजन प्लस बना है। तो ये जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये Ie1 का काम करेगा, अब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Ie2 का काम करेगा। तो Ie2 का ऐसे भी क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, Ie1 में। तो नाइट्रोजन प्लस का ज़्यादा होगा किससे, नाइट्रोजन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया ऑक्सीजन 2 प्लस, ठीक है, नाइट्रोजन 2 प्लस
प्लस नाइट्रोजन और नाइट्रोजन माइनस। किससे इलेक्ट्रॉन निकालना टफ काम है और किससे इलेक्ट्रॉन निकालना, तो किसका आयनन ऊर्जा ज़्यादा होगा, किससे आयनन ऊर्जा कम होगा। तो स्वाभाविक है इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बाहर जा चुका है। अब प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देगा, क्योंकि प्रोटॉन बाकी के सभी इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ताकत से खींच के रखा हुआ है। तो आयनन ऊर्जा का अगर बात करेंगे तो नाइट्रोजन 2+ का ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आयनन ऊर्जा, उसके बाद नाइट्रोजन प्लस का, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद N- का। तो इसी तरीके से क्वेश्चन, बहुत सारा तरीके से क्वेश्चन इस प्रकार से आता है। तो ये आयनन ऊर्जा का पूरा वीडियो लेक्चर 2 पार्ट में बन चुका है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ये लोग घर बैठे देख करके अपना भविष्य आगे बढ़ा सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।